हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले एफएमसीजी कंपनी, इसका नाम है एलटी फूड्स। तो अब इस कंपनी के लिए प्रीवियस अगर 2-4 दिन देखेंगे आप तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। 23 जून को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 10-15% गिर गया था। देन वेरी नेक्स्ट डे ऑन 24 इट रिकवर्ड ऑलमोस्ट फुल्ली। एंड जो भी रीजन थे न्यूज फ्लो से, विल अंडरस्टैंड की व्हाट आर द रीजनिंग की जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो भी हुआ था, व्हाट इज द रीजनिंग, विल अंडरस्टैंड दैट, क्या न्यूज फ्लो था एंड व्हाट द मैनेजमेंट हैज टू से अबाउट दोस फैक्टर्स। तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे इनके लिए पूरा जो FY25 है वो कैसा रहा था, कैसा ग्रोथ था, और फिर क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है, व्हाट इज द आउटलुक फॉर FY26, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, कौन कॉल में क्या बोला है, ये सब पॉइंट पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एफएमसीजी स्पेस में ओवरऑल देखेंगे ना, देयर आर वेरी फ्यू कंपनी जहाँ पे कुछ डिसेंट सा ग्रोथ मिलता है। वही टिपिकल डाबर, नेस्ले, एचयूएल आप देखेंगे तो लिमिटेड सा सिंगल डिजिट में ग्रोथ आता है टॉप लाइन में, एंड देन मीडियोकर, फिर बॉटम लाइन ग्रोथ, जहां से कुछ शेयर होल्डर के रिटर्न बनना बहुत डिफिकल्ट होता है गिवन ये वैल्यूएशन पे जो ट्रेड करते हैं। तो एफएमसीजी स्पेस में लिमिटेड ऑप्शन है। एलटी फूड्स इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज, मुझे लगता है बेटर बेटर रन कंपनीज है, जहाँ पे एक डिसेंट सा ग्रोथ भी है, और जो ईपीएस ग्रोथ आता है उससे एक शेयर होल्डर के लिए रिटर्न बनने के चांसेस भी बेटर होते हैं। तो इफ यू ऑल्सो लुक एट इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रीवियस 5 साल में इसने डिसेंट से रिटर्न दिए हैं। तो अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो इफ यू अंडरस्टैंड कि ये सी कंपनी तो बेसिक सी कमोडिटी में ट्रेड करती है। पैडी जो रॉ राइस होता है उसको मिलिंग प्रोसेस थ्रू कन्वर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट राइस में, फिर अपना ब्रांडिंग पैकेजिंग करके ये दावत इनका काफी पॉपुलर सा ब्रांड है जिसके अंडर ये राइस बेचते हैं। तो ये अब ये सेगमेंट में काम करते वक्त जिसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके पास एक तो प्राइसिंग पावर होता नहीं है, राइट। मतलब इट इज अ स्टेपल कंज्यूमर स्टेपल कंपनी, राइट। काफी ज्यादा कंपटीशन होता है, बोथ अनऑर्गेनाइज एज वेल एज ऑर्गेनाइज। तो ऐसे स्पेस में अगर आपको मार्जिन बेटर होने हैं तो क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीमियम मोस्ट कैटेगरीज में ऑपरेट करना है। तो एलटी फूड एग्जैक्टली वही करती है। ये राइस कैटेगरी में जो प्रीमियम राइस कैटेगरीज है, जैसे फ्लेवर्ड बासमती राइस है या फिर जो और प्रीमियम अदर वराइटीज है, उसमें ट्रेडिंग करती है। ये अपने अपने ब्रांड के अंदर इन कैटेगरीज को, इन प्रोडक्ट्स को बेचती है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, डोमेस्टिक तो है ही इनका काफी अच्छा प्रेजेंस, बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी डिफरेंट जोग्राफीज में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जैसे यूएस में इनका मोर देन 50% मार्केट शेयर है, यूके रीजन में, यूरोपियन रीजन में ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर है, इवन न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे भी अराउंड 25-30% इनका मार्केट शेयर है। इनके काफी पॉपुलर से ब्रांड्स है, जैसे यूएस में इनका गोल्डन स्टार है, रॉयल है, एंड देन दावत ब्रांड ऑब्वियसली ये बेचते हैं इवन आउटसाइड इंडिया। तो ये एक तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली क्या किया है ना, अपना जो प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन है वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ ही लेके गए हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इन्होंने टाइमली इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन ओवर द ईयर एक्सपांड हुए हैं। इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस कि कॉन्स्टेंटली इन्होंने अपने मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन को इंप्रूव किया है, पैट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से ईपीएस क्रिएशन हुआ है। एंड यू विल नोटिस कि इनका फिर पी री रेटिंग भी हुआ है। तो जहां पे ये सिंगल डिजिट इनका पी होता था ओवर द ईयर, अभी ऑलमोस्ट 20 के आसपास पी में ट्रेड करता है, राइट। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए फॉर द इन्वेस्टर। तो इसेंशियली ना, मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है, मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजी है, इट इज वेल अलाइंड विद व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो इनका मार्जिन पे फोकस होता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, उसको उसका परसेंटेज ओवरऑल रेवेन्यू का बकेट है उसमें इंक्रीज करना, और यही सारी रीजंस की वजह से एलटी फूड स्टैंड्स आउट, मतलब ये पूरे सेगमेंट में। अब सी, इट इज नॉट अ रॉकेट पेस से ग्रोथ होने वाला कंपनी नहीं है, जैसे हमने मनोरमा का बात किया था, which is a very high growth company, small cap company FMCG स्पेस में। बट LT फूड इज अ डिसेंट साइज कंपनी, और ये एक लिमिटेड, जो आप बोल सकते हैं मिड टू हाई टीन्स में ग्रोथ होता है, और एक डिसेंट सा इनको पैट जो होता है, बॉटम लाइन जो होता है, वहाँ पे भी ग्रोथ मिलता है। अब इन्होंने ओवर द पीरियड क्या किया है ना, एक तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में गए हैं, रिसेंटली इन्होंने ऑर्गेनिक सेगमेंट में एंट्री लिया है। अगेन ऑर्गेनिक इज अ हाई मार्जिन बिजनेस, तो जैसे ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज इनके ओवरऑल रेवेन्यू बकेट में बढ़ेगा, इनके अगेन जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे, इवन जो बॉटम लाइन है वहां पे सपोर्ट मिलेगा। एडिशनली ये रेडी टू हीट और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये सारे सेगमेंट में जा रहे हैं। मतलब कंपनी इज मूविंग फ्रॉम कमोडिटाइज बिजनेस टू प्रोडक्ट बिजनेस, राइट। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो प्रोडक्ट में इनके रेवेन्यू में जो डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, ये जो शिफ्ट कंपनी ला रही है, इट इज वेरी गुड डायरेक्शन। ये डायरेक्शनली काफी अच्छा है, बिकॉज इससे मार्जिन को सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ तो आएगा ही, बट मार्जिन इंप्रूव होंगे तो आपका एबिटा लेवल पे, पैट लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखेगा, जो आपको ईपीएस एक्रेटिव होगा, एंड देन इट विल हेल्प द इन्वेस्टर कम्युनिटी एज वेल। तो ये जो पूरे इनके जो स्टेप्स है डायरेक्शनली मुझे बहुत बेटर लगते हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव नेचर होता है। सी, मैनेजमेंट की आप बातें सुनते हो, आप उनके जो लॉजिक है उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट का जो डायरेक्शन है, ग्रोथ का माइंडसेट है, वो होना चाहिए। तो ये मुझे इस कंपनी में दिखता है। सी, उसको आप कंपेयर कर सकते हो केआरबीएल से।
सिमिलर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, बट हाउ मच हैज केआरबीएल गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर इन द लास्ट 5 ईयर? यू कैन जस्ट गो ऑन टू गूगल एंड कंपेयर। कुछ ग्रोथ ही नहीं है ना, इनका टॉप लाइन ग्रो हुआ है कुछ इन गुड परसेंटेज, या फिर बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज बिजनेस इनका स्टैग्नेट कर रहा है। अब केआरबीएल भी काफी बड़ा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है इंडिया में। इनका इंडिया गेट बासमती राइस जो एक पॉपुलर ब्रांड है, ऑलमोस्ट 30+% मार्केट शेयर ये भी होल्ड करते हैं। एलटी फूड का, एलटी फूड इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर, ऑलमोस्ट 25 to 30% के बीच में इनका मार्केट शेयर है। बट केआरबीएल ने, जो इंडिया गेट बनाने वाली बासमती राइस वाली कंपनी है, इन्होंने अपने बिजनेस को उस तरह से अलाइन किया ही नहीं है, प्रॉस्पेक्टस नहीं ढूंढे ही नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सके। अब हाल ही में, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ही इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया है अपने प्रोडक्ट्स में। इन्होंने राइस ब्रांड ऑयल कैटेगरी में एंट्री लिया है, तो दे आर नाउ स्टार्टिंग टू टेक अप सम इनिशिएटिव टू डाइवर्सिफाई एंड ग्रो इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज आप राइस सेगमेंट में कितनी देर और कितना मार्केट शेयर गेन करेंगे, राइट? एक पॉइंट के बाद जो आपका अगर ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो यू विल हैव टू फाइंड अदर एवेन्यूज टू ग्रो। तो अब केआरबीएल भी कुछ डायरेक्शनली आगे बढ़ रही है, बट एलटी फूड लुक्स टू बी प्राइमली फोकस्ड इन दैट एस्पेक्ट। तो इन्होंने ज्योग्राफी वाइज भी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, और ये अपने नए प्रोडक्ट्स को, कैटेगरीज को लॉन्च करने में कॉन्स्टेंटली इनका फोकस रहता है। तो दैट्स द फैक्टर जिसकी वजह से मुझे कंपनी मेरे रडार पे हमेशा रहती है, एंड इट कंटिन्यूज टू डू वेल। और मुझे लगता है कि आगे चलते हुए भी FY26 इनके लिए काफी बेटर लग रहा है। आई टॉक अबाउट द रीजंस। सी, अब इनका जो साइकिल है अगर वो समझे, तो ये बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं। ये रॉ जो पैडी होता है, जो कवर वाला राइस होता है, राइट, ब्राउन कवर्ड राइस होता है, वो उसको प्रोक्योर करते हैं। फिर इनकी मिलिंग फैक्ट्रीज होती है, जहां से ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है राइस, उसको बनाते हैं, राइट। तो ये फार्मर से जो रॉ पैडी होता है या फिर राइस होता है, वॉट एवर इज अवेलेबल, ये प्रोक्योर करते हैं। और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है जनरली होता है ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर ये उसको इन्वेंटरी इनका 6 से 8 महीना रहता है। तो अभी जो ये करंटली अगर जो भी राइस बेच रहे हैं, दैट इज अ प्रोक्योरमेंट दैट दे हैव डन इन द लास्ट ईयर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। अब लास्ट ईयर में सिचुएशन क्या हुआ था, लास्ट ईयर में देयर वाज अ रियली गुड क्रॉप, और जो रॉ मटेरियल इनका है, पैडी है, उसके प्राइसेस घट गए थे। तो अब ये जो लोअर प्राइस पे इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है, जो भी पैडी राइस इन्होंने एक्वायर किया है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन FY26 टू जनरेट देम बेटर मार्जिन्स। तो ये बेसिक सा प्राइम फर्स्ट डिफरेंस है कंपेयर टू लास्ट FY25, जब उससे 2023 में क्योंकि इतनी अच्छी क्रॉप थी नहीं, 2024 में इतनी अच्छी क्रॉप थी नहीं, तो 25 में उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखा था। बट क्योंकि अभी 25 में बेटर क्रॉप हुई है, तो आगे चलते हुए FY26 में इनको बेटर मार्जिन दिखने वाले हैं। दैट इज द प्राइम फर्स्ट फैक्टर डिफरेंस जो इनको इस साल में हेल्प करने वाला है। इनका कहना है कि इनके मार्जिन पूरे साल के लिए 13% पे रहेंगे, जो इनके प्रीवियस हिस्टोरिकली कभी देखे ही नहीं गए। इनके अगर आप हिस्टोरिकल मार्जिन देखेंगे तो 11-12% के आसपास ही ऑपरेट करते हैं, बट 26 के लिए इनका कहना है कि यार मार्जिन आर गोइंग टू बी 13% इन द रेंज, 13% प्लस। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। अब इनका वो जो साइकिल मैंने बोला 6 to 8 मंथ का रहता है। जो लास्ट ईयर इन्होंने एक्वायर किया था, प्रोक्योर किया था, उसको ये प्रोसेसिंग करेंगे 6 से 8 महीना, बेस्ड ऑन द डिमांड दैट दे सी, फोरसी कैसा रहने वाला है, वो क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं। और अगेन एजिंग भी करना पड़ता है, बेस्ड ऑन एजिंग जो प्राइस मिलता है बेटर होता है, राइट, फॉर द बासमती राइस सेगमेंट। तो ये इनका पूरा एक बिजनेस मॉडल है। अब ये कंपनी ने क्या किया है, एज आई सेड, यूएस में डाइवर्सिफाई किया है। इनका अगर आप ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस देखेंगे तो काफी लोकेशंस में इनकी, इंडिया में तो डेफिनेटली पंजाब हरियाणा रीजन में काफी कॉन्सेंट्रेटेड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। बट इसके अलावा इनका यूएस में ह्यूस्टन में मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। देन यूके में इनकी लास्ट ईयर ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कमीशन हो गई है। यहाँ से यूके वाले रीजन में जो सप्लाई करते हैं, रॉटरडैम में इनकी फैसिलिटी है, जहाँ से यूरोपियन रीजन की डिमांड को ये फुलफिल करते हैं। इसके अलावा इनका दुबई में सेल्स ऑफिस है, जहाँ पे ये करंटली लास्ट ईयर ही इन्होंने एंटर किया था, राइट। अगेन भोपाल वगैरह में इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम जो पंजाब रीजन है। तो एक डाइवर्सिफाइड इनका सोर्सिंग भी है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर ज्योग्राफी, सोर्सिंग भी डाइवर्सिफाइड है, और जो सप्लाई करना है, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाना है, वो भी डाइवर्सिफाइड है। तो अगर रेवेन्यू वाइज अगर स्प्लिट देखिए तो यू विल नोटिस इनका मेजोरिटी रेवेन्यू अगेन आता है 33% के आसपास इंडिया में है, 41% नॉर्थ अमेरिका में। तो ये दोनों रीजन, अमेरिका एंड यूएस मिला के ऑलमोस्ट 75% इनका रेवेन्यू बनता है। एंड देन रिमेनिंग जो है, एक तो यूरोपियन रीजन है एंड अदर ज्योग्राफीज है। अब ये दोनों जो रीजन है, इंडिया हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे ग्रोथ डिसेंट सी है इनकी। अगर इंडिया में तो चलो हाई सिंगल डिजिट में 9% पे है, बट नॉर्थ अमेरिका इज डूइंग रियली वेल। इनके ब्रांड्स भी आप देख सकते हो, रॉयल है, जो गोल्डन स्टार है, जो अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, एंड देन दावत है जो अदर रीजन्स में जिसके अंदर ये बेचते हैं। इनके इको लाइफ वाले जो ब्रांड्स है, जो ऑर्गेनिक है, दे हैव रिसेंटली कम, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो ये इनका सेगमेंट्स है। अब अगर इनकी अगर इस पूरे साल FY25 के लिए और Q4 के जो रेवेन्यू नंबर्स है, अगर उसकी बात करें, तो यू नोटिस इनका जो Q4 में रेवेन्यू था वो 2260 करोड़ का आया था, जो 8% से ग्रो हुआ था। एबिटा 11% का ग्रोथ था, पैट में 7% की ग्रोथ थी,
मार्जिन में क्योंकि इनको Q3 से ही थोड़ा थोड़ा बेनिफिट, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं वो बेनिफिट इनको मिलना स्टार्ट हो गया था, तो इनके ग्रॉस मार्जिन थोड़े एक्सपांड हो गए हैं बाय एंड ऑफ FY25। तो इसका आप देखेंगे कि Q4 में वो मार्जिन इनके 30 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, 12.8 पे गए हैं, पैट मार्जिन 7.12 पे गए हैं, जो मोर और लेस फ्लैट ही रहे थे। पूरे साल का इनका रेवेन्यू ग्रोथ 12% का है। पैट में एज सच कोई ज्यादा ग्रोथ हुई नहीं थी, एंड वील टॉक अबाउट द रीजंस। एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर था बिकॉज ऑफ दी कपल ऑफ रीजन। तो दो मेन रीजन जो है, एक तो फर्स्ट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफीज में ये इंडिया से प्रोक्योर करके भेजते हैं बाहर ज्योग्राफीज में, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वी नो बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर्स दैट हैपेंड, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए थे, रेड सी वाले क्राइसिस थे, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट इनका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लास्ट ईयर में एट द पीक वाज ऑलमोस्ट 7.3%, जो Q3 में इनके कॉस्ट है। अब वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है Q4 में घट के 5.8% पे आया है, बट फिर भी क्योंकि मल्टीपल क्वार्टर्स में Q2 Q3 में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, तो पूरे साल का इनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 6.5 के आसपास रहा है, विच इज हायर देन जो इनका एवरेज कॉस्ट होता है 5.5 के आसपास जो होता है, उससे ज्यादा ही था। अब ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इनका कहना है कि नॉर्मलाइज हो गए हैं और FY26 में ये नॉर्मलाइज ही रहेंगे। Q4 में 5.8 पे आसपास था और यहीं यहीं से थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, 5.5 5.8 इसी रेंज में इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट रहने वाला है। तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर जो इनके मार्जिन को एड भी करने वाला है। अब जो दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से लास्ट ईयर में इम्पैक्ट था, वो ये था कि रॉ मटेरियल प्राइस एज आई सेड की जो इन्वेंट्री इन्होंने प्रोक्योर की थी वो हायर प्राइस पे थी, उसकी वजह से इनके मार्जिन से वहां पे प्रेशर था, बिकॉज कमोडिटी बिजनेस में क्या होता है ना, आप काफी हद तक जो भी प्राइस हाइक आपको अगर मिलता है उसको आप कुछ हद तक तो पास कर देते हो, बट टू स्टे कॉम्पिटिटिव आपको मार्केट शेयर भी ज्यादा लूज नहीं करना है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज मार्केट और ऑर्गेनाइज मार्केट काफी ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स ऐसे होते नहीं है। तो टू रिटेन योर मार्केट शेयर यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस आप कितना प्राइस हाइक ले रहे हो। तो प्राइस हाइक उतना ले नहीं पाए थे, तो मार्जिन पे उसकी वजह से भी प्रेशर था। ये दो पॉइंट्स थे और ये दोनों इस साल FY26 में अभी रिवर्स होने वाले इन द फेवर ऑफ द कंपनी। एक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी घटा है और रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है लास्ट ईयर क्योंकि अच्छी रेंज हुई थी तो वो भी कम है, तो जो इनको मार्जिन को सपोर्ट करने वाला है। तो ये प्राइम दो फैक्टर्स है जो बेनिफिट करने वाले। अगर सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें तो यू विल नोटिस इनके तीन बेसिक सेगमेंट्स है। एक तो है जो ये बासमती राइस कैटेगरी है, जो इनका मेन बिजनेस है, ऑलमोस्ट 86% रेवेन्यू शेयर आता है। ऑर्गेनिक है जो रिसेंटली लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, वो ऑलमोस्ट 11% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। एंड देन जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वाला सेगमेंट है, वेरी स्मॉल, आई थिंक 2-3% कंट्रीब्यूशन है। तो बासमती राइस सेगमेंट ग्रू वेल फॉर देम, 10% का फॉर एंटायर ईयर ग्रोथ था इनके लिए। वॉल्यूम ग्रोथ वाज बेटर, 13%, डोमेस्टिक के लिए 15% था, बिकॉज इन्होंने कुछ प्राइस कट्स लिए थे, तो वैल्यू ग्रोथ था नहीं इनको। प्राइस कट इन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 6% के आसपास लिया था, तो 15% डोमेस्टिक ग्रोथ था वॉल्यूम का, 6% आप हटा दीजिए, 9-10% का आपको ग्रोथ मिल जाएगा जो इन्होंने नंबर में दिखाया है, राइट। तो ये इनका 10% का ग्रोथ है। इनका दोनों आप सेगमेंट देखेंगे ना, तो ऑर्गेनिक हो गया या फिर जो ये रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू हीट वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे मार्जिन, जस्ट लुक एट द मार्जिन। तो ये अगर आप मार्जिन देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन आर मोर देन 40-41% जो ऑर्गेनिक सेगमेंट में है, बिकॉज दे आर अगेन परसीव्ड एज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इनके लिए डिमांड बेटर है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, तो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे बेटर है। तो जैसे ऑर्गेनिक का और ये जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट का, इनके ओवरऑल रेवेन्यू बकेट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, अगेन एलटी फूड के जो ग्रॉस मार्जिन से दे आर गोइंग टू इंच अप। और इनका गाइडेंस क्या है करंटली, ये जो दोनों को मिला के आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे 13-14% के आसपास है, दैट इज गोइंग टू बिकम 17-18% इन नेक्स्ट 2 to 3 years। तो ये इनका पूरा फोकस होने वाला है। आई थिंक 27-28 का इनका गाइडेंस है कि ये जो बासमती राइस वाला सेगमेंट है वो 82% तक आ जाएगा, और ये जो दो रिमेनिंग सेगमेंट है 17-18% के आसपास पहुंचेंगे, राइट। तो जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलने वाला है। दैट्स द फैक्टर आई वाज टेलिंग यू कि इनका ये जो डायरेक्शनली सारी चीजें है ना, दे आर वेल अलाइंड, जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, राइट। एक तो कंपनी को भी ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होता है, ग्रोथ ड्राइवर्स भी मिलते हैं, मार्जिन को भी सपोर्ट मिलता है, बट दीज आर ऑल्सो वेल अलाइंड विद इन्वेस्टर थिंकिंग। तो दैट्स ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड। तो ये बात हो गई, चलो इनके प्रोडक्ट वाइज जो सेगमेंट है। अब थोड़ा अगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो सी ये जो इनको अब बेनिफिट मिलने वाले हैं, अब Q4 में भी ऑब्वियसली इनको वो जो फ्रेट कॉस्ट कम हो गए हैं या फिर रॉ मटेरियल वाले प्राइसेस है जो बेनिफिट है उनको मिले हैं, बट आप देखेंगे कि एबिटा मार्जिन में जो जंप आया है वो सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट का है। तो बाकी जो बेनिफिट है वो कहाँ गया? तो इसेंशियली तीन फैक्टर्स है जिसकी वजह से Q4 में वो बेनिफिट पूरी तरह से दिख नहीं रहा है जो मार्जिन में इनको दिखना चाहिए। बिकॉज एक तो लॉजिस्टिक वाला जो कॉस्ट है वो Q4 आते आते आने स्टार्ट हुआ था तो पूरी तरह से आया नहीं है। इसके अलावा इनकी जो यूके वाले फैसिलिटी है जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है वहां पे कुछ एडमिन कॉस्ट है जो बढ़ गए थे। और थर्ड फैक्टर है कि इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग स्पेंड की है एडिशनली और कुछ पीरियड में आगे कंटिन्यू होने वाले हैं
जैसे इन्होंने अपना रीब्रांडिंग एक्सरसाइज किया है, देन इन्होंने शाहरुख खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया है, बिकॉज एफएमसीजी कंपनी में अगेन यू कॉन्स्टेंटली हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग स्पेंड्स टू कंटिन्यू हैविंग दैट माइंड शेयर इन द कस्टमर, राइट। मतलब आपको वो माइंड शेयर, बिकॉज माइंड शेयर कन्वर्ट्स इनटू मार्केट शेयर, राइट। तो आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लेने पड़ते हैं, even if you are a very established and a known player in the market, you constantly need to evolve with the time। तो ये constantly इनका effort रहता है, जिसकी वजह से इनका वो पूरा बेनिफिट दिखा नहीं है, बट अब लॉजिस्टिक कॉस्ट क्योंकि नॉर्मलाइज होंगे तो मार्जिन पे आगे चलते हुए सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा इनका कहना है कि ईरान इजराइल वाले जो वॉर्स थे कि जिसकी वजह से देयर वर न्यूज फ्लोज कि भाई काफी ज्यादा शिपमेंट जो राइस के हैं ये पोर्ट पे पड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहे। तो ये सारे कंसर्न्स पे मैनेजमेंट ने काफी क्लियर गाइडेंस दे दिया कि हमारा ईरान के साथ कोई बिजनेस ही नहीं है, तो कोई भी राइस एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ईरान के रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पे पोर्ट पे हमारा कोई भी सामान माल अटका पड़ा नहीं है। तो ये काफी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। आई थिंक ये प्रीवियस 2-4 दिन में जो एक इन्होंने कॉन कॉल रखे क्लैरिफिकेशन दिया था उसमें भी ये मेंशन किया है। तो देयर इज नो एज सच इम्पैक्ट करंटली इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपोर्ट ये करते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने टैरिफ रिलेटेड कुछ अपडेट्स दिए है कि यूएस ने, अब ट्रम्प भाई साहब ने जो 10% टैरिफ अनाउंस किए थे एक्सपोर्ट हैपनिंग फ्रॉम इंडिया, 10% एक्सपोर्ट टैरिफ है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दोस टैरिफ दैट आर गोइंग टू हैव इम्पैक्ट इन द यूएस। एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस क्योंकि कम हुए हैं, तो दैट इज वन फैक्टर, एंड सम प्राइस हाइक दैट दे हैव डन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मोर देन इनफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर द टैरिफ हाइक जो हुआ है। तो दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, इसका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं होने वाला है इनका बिजनेस पे, एंड दे डोंट सी इवन बिग प्रेशर इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक जो रेट हाइक हुए हैं। तो दे डोंट फोरसी एनी इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट। अब थोड़ा अगर बात करें कि पिछले 4 दिनों में वोलेटिलिटी क्या थी, रीजंस क्या थे, तो देयर वाज सम डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है यूएस का, वहां से कुछ पेनल्टी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एलटी फूड की जो सब्सिडरी है जो ऑर्गेनिक सेगमेंट में काम करती है, इको प्योर, जो इनका ऑर्गेनिक आर्म है, और टोटल इनका जो रेवेन्यू बकेट है इसमें 11% का जो कंट्रीब्यूशन है एज वी सेड ये ऑर्गेनिक सेगमेंट से आता है। तो ये इको प्योर किस में काम करती है, ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक ये जो बासमती राइस है, देन डिफरेंट लेंटिल्स वगैरह, सोयाबीन है, ये एक्सपोर्ट करती है इंडिया से यूएस में। अब ये इको प्योर के रिलेटेड जो भी ये आप एक्सपोर्ट करते हो, ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को जो नंबर्स है, जो भी डेटा है, पीरियोडिकली जाना चाहिए टाइम टू टाइम। बट ये इको प्योर के रिलेटेड जो नंबर्स है स्पेसिफिकली फॉर सोयाबीन, ये टाइम पे गया नहीं, और इसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, एक तो 10% टैरिफ तो है ही, बट एडवर्स डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से ये जो इम्पैक्ट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, और ये स्पेसिफिकली एलटी फूड के लिए अनाउंस हुआ था, जो पेनल्टी है 340% का पेनल्टी लगा था। अब और ये लगा किस कौन से ईयर के लिए है, रेट्रोस्पेक्टिवली लगा है फॉर FY23। अब FY23 में ये जो सोया मिल्क का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था टू द यूएस वाज 40 आई थिंक 50 करोड़। तो अगर आप 50 करोड़ पे 340% का आप अगर पेनल्टी लगाएंगे तो कितना होता है 170 करोड़। तो ये 170 करोड़ का इम्पैक्ट क्या एलटी फूड को लेना पड़ेगा, दैट वाज द पैनिक, जिसकी वजह से इसका स्टॉक 10-15% गिर गया था 23 जून। अब मैनेजमेंट ने अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द आर स्टेट अवे कॉन कॉल अरेंज किया, जो सारे स्टेक होल्डर्स है, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उनको कॉन कॉल पे बुलाया और इस पे क्लैरिफिकेशन दिया। तो अब मैनेजमेंट का कहना क्या है, मैनेजमेंट का कहना है दिट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिलिमिनरी नोटिस है, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ये प्रिलिमिनरी नोटिस आया है बिकॉज कि हमने जो नंबर से टाइमली में भी शेयर कर नहीं पाए, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसकी वजह से 340% का पेनल्टी लगा है। और ये इसका फाइनल वर्डिक्ट दिसंबर ऑफ 2025 आने वाला है। हमारे पास 120 डेज का टाइम है टू चैलेंज दैट, और हम वी आर सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट कि हमारे पास पूरे डेटा रिकॉर्ड सब कुछ है टू चैलेंज दैट, एंड वी विल डेफिनेटली विन दैट। तो काफी कॉन्फिडेंट लगी मैनेजमेंट इन द कॉन कॉल जो इन्होंने रिसेंटली किया, एंड वेरी क्लियरली सेड इट विल गेट ओवरटर्न। ये तो पेनल्टी डेफिनेटली नहीं लगेगी, बट इनका कहना है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग एज वेल, क्योंकि अब ये इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया पे 10% का ड्यूटी है, तो इन्होंने ये सोया मिल्क का एक्सपोर्ट करना जो इनकी युगांडा में फैसिलिटी है वहां से करने का प्लान बना लिया है। अब युगांडा से होने वाले एक्सपोर्ट पे यूएस में कोई ड्यूटी नहीं है, तो ये सोया मिल्क के एक्सपोर्ट को दे आर प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई एंड युगांडा से करेंगे। तो इसेंशियली इनका कहना है एक तो ये पेनल्टी भी नहीं लगेगी, एंड एडिशनली जो करंटली 10% एक्सपोर्ट जो ड्यूटी इन पे लग रही है, टैरिफ लग रहे हैं, वो भी आगे चलते हुए विल कम डाउन टू 3%। तो इसेंशियली ये तो ऑलरेडी ये इन द प्रोसेस ही थे, इन्होंने ऑलरेडी ये ड्यूटी को रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, बट अब ये दोनों प्रोसेसेस साथ में रिजॉल्व हो जाएंगे इन द FY26 इटसेल्फ। और ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट करंटली 10% पे लग रहे हैं, दैट विल गेट रिजॉल्व, और इनका जो टैरिफ है करंटली 9.56% पे, वो 3% पे आ जाएगा, ऐसा कहना है। तो ये जब क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट के साथ आ गया, तो यू विल नोटिस ऑन 24th द स्टॉक रैलीड एंड इट ऑलमोस्ट कवर्ड जो भी फॉल था, आई थिंक 450 के आसपास से ऑलमोस्ट 390 पे चला गया था स्टॉक, वहां से अगेन 100% रिकवरी हो गया। तो सी ऐसे टाइम में होता क्या है ना, अगर आपने ये पूरी स्टोरी नहीं सुनी होती तो यू वुड हैव पैनिक्ड। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, इफ यू पैनिक, स्टॉक जो होता है ना आपके हाथ से चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज ना कि ऐसे सिचुएशन में
whenever there is a news flow, try to understand कि what is really happening. अगर आप बिना कुछ सोचे समझे बेस्ड ऑन द न्यूज फ्लो अगर एक्शन ले लेंगे, देयर इज अ गुड चांस कि आप अच्छा स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा। तो दिस इज और ये होता है, दिस इज वेरी नेचुरल, बट यू हैव टू बी वेरी ओपन, जो आपकी आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजनिंग, क्यों गिरा है, एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर कॉग्निजेंस। तो एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, बिकॉज ये सारे न्यूज फ्लो की वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं दे डेफिनेटली गेन, बट अच्छे स्टॉक हाथ से जाने का काफी चांस रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये न्यूज फ्लो का क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने दे दिया, एंड दे डोंट फोरसी एनी इम्पैक्ट, रादर दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, क्योंकि टैरिफ घटने वाले हैं। अब अगर गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने FY26 के लिए काफी अच्छा गाइडेंस दिया है। अब इनका कहना है, अब इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किया था, तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो जो कंपनी है ग्लोबल ग्रीन कॉर्पोरेशन, इनका इन्होंने एक्विजिशन किया है, 200 करोड़ का इनका एक्विजिशन है ये, और ये कैंड फूड बिजनेस में है। तो ये सी जस्ट लुक एट द थिंग्स हाउ दे आर शेपिंग अप। ये राइस सेगमेंट में काम करते थे, फिर इन्होंने ऑर्गेनिक सेगमेंट में एंट्री लिया, फिर इन्होंने रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, रेडी टू हीट ये सेगमेंट में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। दीज आर ऑल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिसके मार्जिन बेटर है। अब ये कैन फूड बिजनेस में जा रहे हैं, विच आर अगेन गोइंग टू बी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी मार्जिन बेटर होंगे। करंटली ये जो कंपनी इन्होंने एक्वायर किया है ग्लोबल ग्रीन, इसके जो करंट मार्जिन है 4 आई थिंक 6 to 7% एबिटा मार्जिन है, बट ये विद एक्विजिशन जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस मार्जिन आर गोइंग टू गो अप विद ऑल काइंड ऑफ सिनर्जीज, ऐसा इनका कहना है। ये एक्विजिशन Q2 ऑफ FY26 पूरा हो जाएगा, एंड देन इनके नंबर्स भी FY26 में कंसोलिडेट होने वाले हैं, तो विल हैव टू वेट टिल Q2, बट ये करंटली एक्विजिशन का इंटीग्रेशन का काम इनका चल रहा है। तो दीज आर द स्टेप्स दैट यू काइंड ऑफ लुक फॉर इन द कंपनी, कि भाई कंपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, राइट? मतलब ये काफी बेसिक सा सेगमेंट है, बट वहां पे भी ग्रोथ लाने के लिए यू हैव टू बी कीन ऑन टेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो ग्रोथ कहां से आएगा? तो कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। इफ यू आल्सो लुक एट देयर ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी हैज पीरियडिकली एक्वायर्ड ब्रांड्स, कंपनीज को एक्वायर किया है, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाइए तो कुछ ना कुछ करती रहती है टू गेट दैट पीस ऑफ ग्रोथ। तो दिस इज अगेन अ गुड स्टेप जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, और ये कंसोलिडेटेड अगर नंबर देखेंगे तो इनका गाइडेंस है FY26 के लिए हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो 16% का होगा। नाउ दिस 16% ग्रोथ इनको हेल्प करेगा। इन्होंने आई थिंक कितना 8,700 कुछ रेवेन्यू किया इस साल का, 16% आप ऐड कर लेंगे, इनका टारगेट है FY26 में हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। अब ये 16% का ग्रोथ रेट पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा है। FY25 हो गया, FY24 हो गया, इन दोनों के मुकाबले दिस इज अ हायर पेस ऑफ ग्रोथ। तो अगेन विच इज पॉजिटिव, पेस ऑफ ग्रोथ इज गोइंग टू बी बेटर, मार्जिन बेटर होने वाले, 13% मार्जिन का गाइडेंस दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब FY25 में 12.2 के आसपास इनका जो एबिटा मार्जिन था, गाइडेंस इज 13%, तो वहां पे भी अपटिक है। रेवेन्यू ग्रोथ बेटर होने वाला है, मार्जिन बेटर होने वाले हैं। देन क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर में मतलब प्रीवियस 8 मंथ्स में जहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया था, वहां पे पैडी का प्रोक्योरमेंट किया है ज्यादा क्वांटिटी में कंपेयर टू राइस, तो पैडी टू राइस का कन्वर्जन ये खुद करने वाले हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन मार्जिन भी बेटर होने वाले हैं आगे, विच इज गोइंग टू एड इनके एबिटा मार्जिन। इसके अलावा एक और जो पॉजिटिव चीज हुई है, इनका जो एक क्लेम पेंडिंग था, इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग था आई थिंक 250 करोड़ का, जो भी Q4 में सेटल हो गया था, जिसका भी पेमेंट इनको Q4 के बाद में आ गया है, बट 250 करोड़ इनको वो अमाउंट मिलने वाला है। तो अगेन विच इज गोइंग टू हेल्प इन इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट। तो सारी चीजें जो कंपनी को है ना डायरेक्शनली बेटर जाती हुई दिख रही है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अ गुड प्रोस्पेक्टस। अब इनका ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, तो इफ यू लुक एट सम ऑफ द पॉइंट जो इनके मैनेजमेंट ने खुद PPT में शेयर किए हैं, तो सी यू विल नोटिस एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ये करंटली कर रहे हैं, focusing on high margin new and premium products. That's what exactly I was talking about, कि मैनेजमेंट का फोकस exactly उन स्टेप पे है जहां से EPS एक्विजिशन हो सकता है, which is what investor look for। तो वहां पे फोकस है, रेवेन्यू मिक्स को बेटर करने पे फोकस है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी वाइज ग्रोथ पे फोकस है। तो कंपनी इज डूइंग ऑल इट कैन डू एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ FMCG कंपनी टू ग्रो इट्स बिजनेस, एंड LT Food is reasonably doing well। तो that's why I think it is a well executed, जो इसका मैनेजमेंट है वो अच्छा है और इनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, तो वेल रन कंपनी है। एंड आपने समराइज करे तो गाइडेंस की भी बात कर ली, विच इज बेटर देन लास्ट 2 years, मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं। तो आई थिंक दे विल हैव अ गुड FY26। तो अगर इनका अभी करंटली ट्रेलिंग पी देखे 25 के आसपास है, 10,000 करोड़ का ये रेवेन्यू करने वाले हैं, 7% के हिसाब से अगर आप पैट निकालेंगे और आप इनके मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे तो इनका 1 year फॉरवर्ड पी करंटली आ रहा है 20 के आसपास। तो अगर ये अपना करंट पी मेंटेन भी करता है 25 का, तो इसका जो स्टॉक है ना करंटली 440 के आसपास चल रहा है, ये 550 तक जा सकता है, एंड कीपिंग सिमिलर काइंड ऑफ अ पी रेंज ऑफ 25%। तो डिसेंट अपसाइड होल बन सकता है यहाँ पे अगर ये अपना एग्जीक्यूशन कर पाता है और ये अपने ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन करता है। तो डेफिनेटली वर्थ कीपिंग ऑन वॉच लिस्ट। डू लेट मी नो क्वेरीज एट दिस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।